होगी चालू। चलिए तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए। आई थिंक सभी लोग आ गए। चलो अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। मैसेज वगैरह अगर कुछ भी करना हो तो आप मुझे कर सकते हो, मैं यहाँ से देख लूंगा। ठीक है, तो आज हमने जो जब जिस वाली क्लास में जो बैठते थे यहाँ पर जो भी, उन सबको मैंने क्लास से बाहर जाने के लिए बोल दिया है। एक्चुअली क्या था, वो बहुत ज्ञानी लोग थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग थे। तो क्या है कि बाद में फिर गलतियां निकालते थे, अरे ऐसा क्यों बोल दिया, अरे ऐसा बोलना चाहिए था। मैं कब बैठोगे नहीं, अब सिर्फ मैं हूँ अकेला इधर, और कोई नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण। देखो कल का जो होमवर्क किया था, देखो सबसे पहले आप लोगों को देखो होमवर्क करके आने हैं। देखो क्या हुआ ना, अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये मैं मतलब इस पर बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। मैं जानबूझ के दे रहा हूँ उन चीजों पर टाइम, जब ये आपको रियलाइज नहीं होगा। आपको ये पता लगेगा अगली साल में, जब अभी मैंने जिससे पहले जो 12वीं करी तो मैंने लिया था बैच, उसमें यही सब आ रहे थे, बलका दिमी सूत्र, ये सब किसी को नहीं आ रहा था, सबने ऐसे ही निकाल दी 11वीं। इसलिए मैं इन चीजों पर ज्यादा इसलिए ध्यान दे रहा हूँ। जो फिजिक्स के अंदर 11वीं के अंदर स्टार्टिंग के 5 चैप्टर, फिजिक्स के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर 12वीं के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फिर बाकी के एक आध दो चैप्टर लास्ट के जो है वो उन पर थोड़ा बहुत कम दे लेंगे अपन ध्यान, लेकिन इन पर ज्यादा देना है ध्यान। ठीक है, चलो तो उसमें क्या है, किसी वृत्तीय कक्षा, क्या, हेलो, कुछ बोलना है किसी को, कुछ भी, चलो। किसी वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने वाले कण पर लगने वाला बल F है। कोई कण है जो वृत्तीय गति कर रहा है, ऐसे गोल 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 ऐसे घूम रहा है। कोई कण, छोटा सा कोई कण है जो वृत्तीय गति कर रहा है, उस पर लगने वाला बल जो है F है। कण कण का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है। कण का द्रव्यमान जो है स्मॉल m है। वृत्त की त्रिज्या जो है r है। जिस त्रिज्या में जो घूम रहा है उसकी त्रिज्या जो है r है। इसका वजन m है। तथा कण की चाल जो है v, इसकी जो चाल जो है, जो भी चाल होगी v, उस पर निर्भर करता है। तो बिमी विधि से बल के लिए सूत्र स्थापित करो। तो क्या बोला गया, ये जो F जो है ना, ये जो F जो है वो निर्भर कर रहा है। तो निर्भर कर रहा है तो फिर लगा दिया समानुपाती का चिन्ह। अब उसके बाद अपन एक एक करके सारी चीजों को अपन देखेंगे किस किस पर निर्भर कर रहा है। सबसे पहले द्रव्यमान पर, तो इसकी पावर a लिख दी। फिर लेगा त्रिज्या, तो r, b लगा दिया। फिर आया चाल v और c लगा दिया। कुछ नहीं करना, एक निश्चित एक के बाद इसके स्टेप है वो आपको फॉलो करने हैं। यहां तक आया समझ में। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक नियतांक आ जाता है k, m की पावर a, r की पावर b, v की पावर c। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण a। ठीक है, अब यहां से एक एक करके इन सबके अपन को विमीय सूत्र लिखने हैं। अच्छा, ये क्या है, एक विमाहीन राशि है, छोड़ दो, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, नियतांक है ना, एक विमाहीन राशि है। अब एम पे चलते हैं। एम क्या है, द्रव्यमान है, तो इसका तो कैपिटल एम। वजन है ना, द्रव्यमान यानी कि मास एम। आर यहाँ त्रिज्या है, तो त्रिज्या यानी कि एल। ठीक है, आर यहाँ त्रिज्या है यानी कि एल। और वैसे वैसे तो आज कोई है नहीं चेक करने वाला, मैं ही हूं। ठीक है, चलो अब यहाँ त्रिज्या क्या है, एल है। अब उसके बाद अपन आए वी। वी क्या है, वेग। तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस के 1। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखो सबसे पहले जो जो दिख रहा है सब पे लगा दिए समानुपाती, सारे पे घात लगा दी, ए बी सी, और एक और होता तो डी लगा देते। ठीक है, तो अभी अपने पास इतने ही है। फिर उसके बाद
ये चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह आने के लिए इधर एक के का गुणा करना पड़ता है। फिर उसके बाद एक एक करके सबके अपन को एफ का भी, सॉरी एफ रह गया, एफ 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 रह गया। बल, बल का क्या होता है, एफ का देखो बहुत बार हो चुका है। तो देखो एम एल टी माइनस के 2, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे विमी सूत्र हैं जो आपको याद हो जाने चाहिए, जैसे बल है, कार्य, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएंगे, क्योंकि जब ये आएंगे तब इनके फॉर्मूले वगैरह याद हो जाएंगे आपको, तो अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाएंगे। अभी देखो, अभी आप क्या प्रैक्टिस करो, उससे थोड़ा बहुत हो जाएगा। एम आर डी और एफ, इन सबके अपन ने क्या कर लिए, एक एक करके विमी सूत्र लिख लिए। अब अगली स्टेप पे अपन आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है, अब हम इन सबके मान इस समीकरण एक में रखेंगे, इन सब विमी के मान इस समीकरण एक में रखेंगे। तो सभी के मान, समीकरण इधर ही लिखता हूं मैं, सभी के मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, ये तो सर हो गया। समीकरण एक किसमें रखेंगे, अब देखो एफ का मान, ठीक है, एफ का मान हो गया। तो दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें, बोल देना, अगर कहीं आवाज आवाज कोई दिक्कत आए तो मैसेज कर देना, ठीक है, मैसेज आप बोल भी सकते हो। चलो, चलिए एफ का मान क्या है, एम एल टी माइनस के 2, ठीक है, एम एल टी माइनस के 2 एफ का मान हो गया। अब इन सब के मान बराबर के, तो कोई एक विमा ही राशि है तो उसकी तो कोई विमा होती नहीं है। अब एम, एम यानी कि एम, इसका तो एम ही रहता है, द्रव्यमान है ना, तो इस वजह से कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर त्रिज्या आर, इसका क्या होता है एल, तो वी। फिर क्या है वेग, वेग का क्या होता है एल टी माइनस के 1 की घात सी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसमें जो एम है उन सबको अंदर ले जाते हैं, एम ए एल बी, और इसको भी लाते हैं एल सी एल टी माइनस के सी, सबको अंदर ले गए, सबको अंदर ले गए। यहां भी सेम ऐसे ही एम एल टी माइनस के 2 बराबर लगा दिया, इधर भी ऐसी एम एल टी माइनस के 2। अब इन सब में देखो एम तो एक ही है, एम तो छोड़ो, एल क्या है, 2 है, एक ये एल है, एक ये भी एल है, लेकिन गुणा में है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एल बी प्लस के सी हो जाएगा। टी सिर्फ एक ही है तो टी माइनस के सी। अब क्या करेंगे, इनके विमाओं की तुलना करेंगे। विमाओं की तुलना करने पर, विमाओं की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे, देखो ये एम और ये भी एम, लेकिन यहाँ घात एक है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये एल, ये भी एल, तो यहाँ बी प्लस सी, यहाँ घात एक है तो यहाँ बी प्लस सी का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टी पे जाते हैं, टी की घात कितनी है माइनस के सी, यहाँ कितना है माइनस के 2, माइनस सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 2, ठीक है। अब अपन ने तुलना कर दी, तुलना कर दी इनकी घातों की। अब यहाँ से अगर ए बराबर 1 आ गया, सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर ये माइनस ये माइनस उड़ जाएगा, तो सी बराबर क्या आ जाएगा 2, सी 2 आ गया। अगर सी 2 है, अगर मैं यहाँ रखूं बी प्लस 2 बराबर 1, यहाँ बी का मान कितना आ जाएगा माइनस के 1 आ जाएगा, यहाँ से बी का मान कितना आ जाएगा माइनस के 1 आ जाएगा। तो देखो ए का मान निकल के आ गया अपने पास, ठीक है, बी का मान और सी का मान, सबके मान अपने पास निकल के आ गए, ए बी सी तीनों के मान। बस अब इन तीनों के मान आपको यहाँ रख देने हैं, यहाँ इस वाली समीकरण में आपका आंसर निकल के आ गया। तो एफ बराबर के, एम का मान कितना है 1, 1 रख दिया, आर का मान कितना है अपने पास, वो बी का मान कितना है अपने पास माइनस के 1, माइनस 1 रख दिया, वी का मान कितना है अपने पास 2 और 2 रख दिया, ठीक है। चलो, अब यहां से जो एफ का जो मान निकल के आएगा दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। चलो, यहाँ से जो एफ का मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा के एम आर, एम सॉरी एम वी स्क्वायर, ये आर की घात माइनस है तो नीचे जाएगी तो आर हो जाएगा, ये अपना आंसर आ गया।
अपना आंसर आ जाएगा एफ बराबर, सर ये सवाल मेरी बुक में नहीं है। अच्छा आपकी बुक में नहीं है ये सवाल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बुक में नहीं होगा लेकिन मैं जो नोट सेंड करूंगा उसमें होगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपसे पेपर में ऐसा ही आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल आपको ये मेथड समझ में आना चाहिए। आपके यहाँ कुछ भी दे सकता है, वो कोई भी फॉर्मूला दे सकता है, लेकिन आपको बताएगा कि वो ये द्रव्यमान है, ये त्रिज्या है, ये वेग है, तो आपको घुमा फिरा के कैसे भी दे सकते, लेकिन प्रोसेस सबकी सेम ऐसे ही होगी, ठीक है। प्रोसेस सबकी सेम ऐसे ही होगी, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। यानी का कोई वो नहीं है कि यही आएगा। क्या मान लो यहाँ पर आपको वो लिख दे, ये एल है, यहाँ देख की जगह त्वरण लिख दे, कुछ भी लिख सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन प्रोसेस ऐसी ही होगी करने की, ठीक है। आप अभी इसमें कोई दिक्कत, तो अपन आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं है ना। मेथड ऐसा ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। चलो अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है विमीय विश्लेषणों की सीमाएं। देखो सीमा यानी कि देखो अपन ये कर तो रहे थे विमीय विश्लेषण, अभी जो अपने फॉर्मूले अपन कर रहे थे, इनकी कुछ सीमाएं हैं। मतलब अगर इनकी कोई सीमा नहीं होती तो फिर तो हमें फिजिक्स के अंदर कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं होती, फिर तो हम इसी मेथड से सारे फॉर्मूले निकाल देते, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, नहीं करेगा। क्या हो रहा है, फोन आ रहा है क्या, कौन है ये, संदीप इधर आ, संदीप जल्दी आ, फोन आ रहा है। अभी कोई दिक्कत तो नहीं, देखो आवाज आ रही है, चेक कर, कॉल नहीं आ रहा, कॉल से दिक्कत तो नहीं आ रहा मैंने कैमरा कैमरा चालू कर दे, ठीक है। चलो किसी का कॉल आ गया था, चलो अब कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज वगैरह सही है। अगला प्रश्न पर लिखते हैं, विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखी है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आवाज में। चलो आगे सभी लोग, विमीय विश्लेषण रिकॉर्डिंग लगा दी क्या, ठीक है। विमीय विश्लेषण, विमीय विश्लेषण की सीमाएं, देखो उत्तर है, हो गया, ठीक है, जा गेट बंद लगा दिया। चलो अब इसकी कुछ कमियां हैं, उन्हें अपन एक एक करके देखें। तो पहली कमी तो बहुत साफ साफ नजर में आ रही है, जैसे अपन कोई भी फॉर्मूला अपन ड्राइव कर, जैसे अपन अभी अपने फॉर्मूला दिया टी बराबर एल अपॉन में जी, बेसिकली फॉर्मूला ऐसा नहीं है, फॉर्मूला सही इसका फॉर्मूला है टी बराबर 2 पाई अंडर में एल अपॉन में जी है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो अब अपन ने जो फॉर्मूला ये जो ड्राइव किया था उसमें जो के जो आया था नियतांक, उसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, मतलब विमीय विश्लेषण से हम सिर्फ ये राशियां निकाल सकते हैं, ये जो नियतांक है जो के का मान है वो अपन ने इस विमीय विश्लेषण से नहीं निकाल सकते, ये इसकी बहुत बड़ी कमी थी एक तो इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या थी, सबसे पहली कमी क्या थी कि इसके अंदर हम किसी भी नियतांक का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं,
ठीक है। दूसरी कमी, देखो हम लोगों ने क्या कर रहे थे, हम लोग सत्यता की हम लोग जांच कर रहे थे। सत्यता की जांच कैसे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन सूत्रों के सत्यता की जांच तो हो रही थी कि ये सूत्र सही है या गलत है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर ये सूत्र भूल जाए तो क्या हम विमीय विश्लेषण से ये सूत्र निकाल सकते हैं क्या? जैसे अपन ने ये वाला सूत्र निकाला, इसमें तो क्या हम ये वाले सूत्र भी निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। विमीय विश्लेषण में केवल गुणा और भाग वाले सूत्र ही निकाले जा सकते हैं। जिनमें प्लस और माइनस की चीजें होंगी वो वाले सूत्र विमीय विश्लेषण से नहीं निकाले जाएंगे। ठीक है। तो दूसरी कमी इसके अंदर ये थी कि इसमें सिर्फ गुणा और भाग वाले जो सूत्र हैं जिनमें गुणा और भाग होता है, केवल वही सूत्र निकाले जाएंगे। इसमें जो है जिसमें प्लस या माइनस होगा जिन सूत्रों में, वो आप ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ, सत्यता की जांच तो आप सभी की कर सकते हो, सत्यता की जांच में कोई दिक्कत नहीं है। सत्यता की जांच आप हर एक सूत्र की कर सकते हो विमीय विश्लेषण से। लेकिन अगर आपको अभी अपन जो फॉर्मूले अपन ड्राइव कर रहे थे, अपन निकाल रहे थे, वो आप नहीं निकाल सकते प्लस और माइनस वाले, केवल गुणा और भाग वाले ही इसके अंदर आएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर एक कमी और क्या थी, जैसे मान लीजिए एक सूत्र है y बराबर एम जी एल अपॉन में आई आर स्क्वायर है। ये बहुत बड़ा सूत्र है, ऊपर कैपिटल एल है, सॉरी। अब ये वाला सूत्र है, अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें जो है ये स्मॉल एल क्या है, लंबाई में वृद्धि, और आर क्या है, त्रिज्या है, और एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई है इसमें। लेकिन जब हम इसका विमीय विश्लेषण से जब हम इसका सूत्र अपन निकालना चाहेंगे तो हमें इन तीनों की जगह अपन को एल 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 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस तीनों की जो विमीय है वो एल होता है, विमीय सूत्र इन तीनों का। तो आप कैसे आप बता पाओगे इनमें से कौन सा जो है प्रारंभिक लंबाई है, कौन सी त्रिज्या है, कौन सी लंबाई में वृद्धि है? क्योंकि इनमें तीनों के जो विमीय है, विमीय सूत्र, वो तो सबके एक आते हैं। तो अगर हम ये फॉर्मूला निकालने बैठेंगे तो यहाँ भी एल आ जाएगा, यहाँ भी एल आ जाएगा, यहाँ भी एल आ जाएगा, तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। आर स्क्वायर, देखो अब तक जो अपन ने सूत्र निकाले उन सब में ऐसा नहीं था, उसमें कोई भी जो है राशि, जो कोई भी विमीय जो है, कोई राशि जो थी भौतिक राशि, वो रिपीट नहीं हो रही थी। लेकिन अगर रिपीट हो जाए भौतिक राशि, जैसे कि ये भी इसकी भी विमीय सूत्र क्या है, लंबाई एल, इसका भी त्रिज्या क्या है, इसको भी नापेंगे अपन एल में ही नापेंगे। स्मॉल एल क्या है, लंबाई में वृद्धि, इसे भी अपन किस में नापेंगे, मीटर से ही नापेंगे। तो सबके लिए एल 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 आ जाएगा। तो इसमें ये विभिन्नता करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। एक तो तीसरी कमी इसकी, बहुत सारी कमी है, एक कमी थोड़ी है, वही तो बोल रहा हूँ, बहुत कमी निकाल दी। ठीक है। चौथा, ये आपको मैं बताऊंगा, इसमें आप अदिश और सदिश राशि का पता नहीं लगा सकते। अब आपको ये नहीं मालूम होगी अदिश और सदिश राशि क्या होती है, इसके जो आने वाला चैप्टर है उसमें मैं बताऊंगा डिटेल से अदिश और सदिश राशि क्या होती है। अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, सदिश मतलब अब तक जितनी भी हमने राशि पढ़ी फिजिक्स के अंदर, मतलब जो भी आपने अपन देखते हैं, चाल, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ये सब के सब अदिश राशि है। सदिश राशि वे होती है जिनमें आप क्या करते हो, परिमाण भी बताते हो और उनकी दिशा भी बताते हो। अभी आप इसको छोड़ दो, आप सिर्फ इतना रट लो, अभी तो जस्ट 2-3 दिन में ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, तो फिर मैं आपको समझा दूंगा अदिश और सदिश क्या होती है। ठीक है। जानना अभी ये लंबा बचा नहीं है चैप्टर, मुश्किल से 3 या 4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, अदिश और सदिश राशि का ये पता नहीं लगा सकता। ठीक है। इसकी 5वीं कमी। अच्छा, आप लोगों का एक आखिरी चैप्टर आएगा एसएचएम, मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर है एसएचएम, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। इसमें एक सूत्र आता है y बराबर ए साइन ओमेगा टी। अब इस टाइप के सूत्र हैं उसके अंदर। अब इस तरह के सूत्रों को आप विमीय विधि से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें तो देखो ये साइन थीटा है,
ये साइन थीटा ये कैसी आ जाएगी, ये विमाहीन राशि बोलेगा इसको तो वो, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस तरह के सूत्र जो होंगे जिसमें त्रिकोणमिति फलन जिसमें आ रहे होंगे, त्रिकोणमिति फलन, उनके उन सूत्रों को भी हम इससे नहीं निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बेसिक मैंने इसकी 5 कमियां मैंने आपको बताई, विमीय विश्लेषण की कमियां। अब तक आप लोगों ने जो क्लास ली होगी तो आपको आ गई होगी समझ में कि हाँ ये वाली कमियां हमको भी नजर आ रही थी, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे थे अंदर से। लेकिन हमारी आत्मा तो आप लोगों को भी बोल रही होगी यार ये कैसी विधि बता दी, इससे तो फिजिक्स के सारे सूत्र आ जाएंगे। लेकिन सारे नहीं आएंगे, सारे के सारे नहीं निकाल सकते। जिनमें ये 5 कमियां होंगी वो सूत्र नहीं निकाल पाएंगे। तो पहली कमी क्या थी, अगर जिसमें नियतांक का मान नहीं निकाल सकते। देखो अभी अपन ने एक सूत्र निकाला था F बराबर mv²/r, यहाँ k था, एक नियतांक आया था। ऐसे सूत्रों को आप निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ आपका भाग्य बहुत सही है, क्योंकि यहाँ k का जो मान निकल के आता है वो 1 निकल के आता है। इस वजह से वृत्ति गति में जो बल का सूत्र होता है वो यही होता है। तो आपने विमीय विधि से आपने सूत्र इसका सही निकाल दिया। ठीक है, ऐसे सूत्रों को आप निकाल सकते हो जहाँ k का मान 1 हो। लेकिन जहां कुछ मान है जैसे 2 पाई, तो अब ये 2 पाई कैसे निकालोगे, तो ये तो आप लोगों को याद ही करने पड़ेंगे ये सूत्र तो। ठीक है, ऐसे अब ये वाले सूत्र हैं जिनमें प्लस माइनस यूज हो रहा होगा, ये वाले सूत्र भी आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें देखो क्या होगा ना, सत्यता की जांच तो हो जाएगी लेकिन इसका सूत्र आप कैसे निकालोगे, कोई चांस ही नहीं हो कि ये इस पर किस तरह से आप ये प्रोपोर्शनलिटी का जो चिन्ह जो होता है वो केवल गुणा और भाग के लिए ही माना जाता है। प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह केवल गुणा भाग में, प्लस में ये अप्लाई नहीं करता, ये इसे बोलते हैं समानुपाती का चिन्ह। ठीक है, एक तो ये कमी। और ये वाली कमी, अगर मान लीजिए कोई सूत्र ऐसा गन्ना सा दिख रहा है, ये सूत्र आएगा, आपको रटने की नहीं है जरूरत इस सूत्र को, जब प्रत्यास्थ का चैप्टर आएगा तो उसमें ये सूत्र आएगा। तो क्या है, इस तरह के जो सूत्र हैं जिसमें लंबाई भी लिखी हुई है, त्रिज्या भी लिखी हुई है, देखो इसमें तो ऐसा है नहीं, सब अलग अलग है, ये द्रव्यमान है, ये वेग है, ये त्रिज्या है। अगर मान लीजिए एक और अगर मैं ऊपर एल लगा देता तो इसका तो ये एल से एल कट जाता, तो फिर तो इसका सूत्र निकल के ये आ जाता है mv²। तो ये तो होता नहीं है लेकिन इसका सूत्र। तो सेम ऐसे ही अगर इसका आप सूत्र निकालने बैठोगे, सिद्ध करने बैठोगे, तो ये सारी बीमारी कट जाएंगी। तो ये ऐसे इस टाइप के सूत्र भी आप इससे नहीं निकाल सकते हैं। तो ये चौथा अभी आप समझ लो थोड़ा सा, अदिश और सदिश का पता नहीं लगाया जा सकता। फिर इस तरह के सूत्र y बराबर a sin ओमेगा t, ये तो एक विमाहीन राशि है, इसको बताएगा साइन एक विमाहीन राशि है। त्रिकोणमिति फलन वाले सूत्र भी आप इससे नहीं निकाल पाओगे। तो ये इसकी बेसिक कमियां हो गई। चलिए, तो अब हम आज के न्यू टॉपिक आज अपन चालू कर रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आओगे समझ में, कोई समस्या इसमें। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, सार्थक अंक। थोड़ा सा आप इन चीजों थोड़ा बोर हो गए होंगे, अब थोड़ा सा एक नया अपन थोड़ा लेते हैं, फिर ये दोबारा आएंगी लौट के, अभी ये दोबारा आएंगी, अभी ये 2 चीज और रह गई, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, सार्थक अंक, सार्थक अंक ये क्या होते हैं, इनको अपन समझते हैं थोड़ा सा सार्थक, और किस तरह से निकालेंगे वो भी आप लोग जरा समझना। इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, सार्थक अंक। प्रश्न है अपना, सार्थक सार्थक अंक किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए, ये नियम है कुछ 1-2, चलो नियम आपको वैसे याद हो जाएंगे, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ी सी तो आपको नियम याद हो जाएंगे। चलिए, तो सार्थक अंक क्या होते हैं, देखो फिजिक्स के अंदर अपन क्या करते हैं कि अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट किया आपने, तो आपका जो मान निकल के आता है वो एक्चुअल मान से कुछ भिन्न निकल के आए, ज्यादातर भिन्न निकल के आता है। हमने तो बहुत सारे किए हैं एक्सपेरिमेंट इंजीनियरिंग में, तो उसमें क्या होता है कि कुछ मान अगर आपका भिन्न निकल के आता है तो आप क्या बोलता है आपका आपके सर वहां पे प्रयोगशाला में
कि आप देखो एक्चुअल मान ऐसा है, जैसे बोल दिया कि एक्चुअल मान 2.34 है, ठीक है, आपका निकल के आया कुछ दो तो आना ही चाहिए, 2.13 ऐसा कुछ निकल के आया, एक 2.14, तो बोलेगा आपसे कि आप इसके दो तो सही आना चाहिए, आप इसके सार्थक अंक बराबर कर लीजिए। अगर सार्थक अंक में तो क्या होता है, इसके सार्थक अंक बराबर होने चाहिए, आपको उसमें निकालना है। इसके अंदर सार्थक अंक 4 है, तो आपको इसमें एक मान और निकालना पड़ेगा, जो कुछ भी आए निकल के, तब आप बोले इसमें भी सार्थक अंक 4 है। वो बोलेगा कि बराबर सार्थक अंक में आपको आंसर देने हैं। कुल मिला के प्रयोगशाला में अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर आपका टीचर बोले कि आपको जो भी आंसर देने हैं इसके सार्थक अंक और आपके सार्थक अंक में अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए आपके सर ने बोला कि कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, हम इसका आंसर जो आ रहा है वो इस तरह का आ रहा है, कुछ बच्चे बोलेंगे, क्योंकि जो पता नहीं यहाँ तक निकालने में मेहनत होती है ना, कोई बोले सर इतना आंसर है, सर ने बोले इतना आंसर है। अब बच्चों क्या, ये तो 3 तो चाहे निकाल के बैठ जाओ, सब 3 आ रहा है, नहीं नहीं 3 मत निकालो, जितने इसके अंदर सार्थक अंक हैं उतने सार्थक अंक तक आपको निकालना है मान। तो फिर आपको इतने में निकालने में और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मान जो भी आए आपका 1, 2, 5, 4 जो भी आपका मान आए, तो इस तरह से आपको मालूम होनी चाहिए। अभी आपको काम नहीं देगा, आगे जाके जब आप कॉलेज में जाओगे, तब आप प्रयोगशाला में बैठोगे, तब आपको टीचर बताएगा नहीं कि सार्थक अंक क्या होते हैं। अगर आप पूछोगे तो बता भी देगा शायद, क्योंकि वहां पहुंचते हैं कुछ लोग निठल्ले भी जाते हैं, सब तरह का माल जाता है कॉलेज में, तो ठीक है। तो आप पूछेगा तो सर बोले अच्छा ऐसा ही आ गया उबड़ खाबड़, चलो समझा देते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल में 2 नंबर कम देके छोड़ देगा वो, ठीक है। लेकिन हम तो जानते हैं सार्थक अंक क्या होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये याद रखनी, सार्थक अंक आपके इस बार जो एग्जाम में 11th में भी जो पेपर होंगे उसमें बता रहा हूँ, आएगा तो आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। वैसे आपको इसमें पूछना बहुत मुश्किल है। तो क्या होता है कि कोई भी भौतिक राशि है, उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए सार्थक अंकों का होना बहुत आवश्यक है। अब इसके कुछ नियम है, देखो पहला नियम है, अगर कोई संख्या दशमलव में होती है, कोई भी नंबर है, अगर पॉइंटों में है, तो उसके सारे के सारे अंक सार्थक अंक कहलाएंगे, ठीक है। दशमलव में कैसे भी अंक हो, तो सारे के सारे अंक सार्थक, जैसे 1.342, इसमें कितने हैं, 4 सार्थक अंक है। अगर मैं बोल दूं कि 3, 4, 5 पॉइंट कुछ भी लगा दूं, जो भी आपकी मर्जी है, तो 3 और 3 6 सार्थक अंक है इसके अंदर, ठीक है। तो जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे सार्थक अंक में माने जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है, अंकों को हमेशा सार्थक अंक माने, कोई भी अंक हो, जैसे कि आप लोगों को मालूम है अपने यहाँ कितने अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अंक है और इन्हीं से ही गिनती बनी है, तो ये तो हमेशा सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। ये आपको कहीं पर भी दिखे हमेशा सार्थक अंक होते हैं। अब 0 का ही खेल है सब कुछ, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है पॉइंट, इसमें पॉइंट, अगर पॉइंट आप बदल दें, आप दशमलव को अगर आप बदल लें तो सार्थक अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दशमलव को अगर आप बदल दें तो सार्थक अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरे पास ये नंबर लिखा है 2.34, इसमें सार्थक अंक 3 ये आपने गिन लिए, एक ये हो गया 4 इसके अंदर सार्थक अंक है। अगर मैं इसके पॉइंट बदल के ऐसा कर दूं, पॉइंट मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो अब भी इसमें सार्थक अंक 4 ही है। तो पॉइंटों को बदलने से सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखो अगर 0 है, अगर ये जीरो है, 2 अंकों के मध्य में आ रहा है, 2 अंकों के मध्य आ रहा है, तो इसे गिना जाएगा। ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, सिंपल सी बात है। अगर ये इस तरह से कोई नंबर इसमें लिख लेता हूं, जैसे 3100.005, अब इसके अंदर आपको सार्थक अंक बताने हैं, तो आप हाल बता दोगे
1 2 इनको गिनोगे अब जीरो को 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 इसके अंदर सार्थक अंक है। अगर आपसे कोई ऐसा एग्जांपल बोले 42.005 बराबर, अब यहाँ से अपन गिने तो जब वो 3 ये हो गए 2 ये हो गए यानी कि 5 सार्थक अंक। अगर बीच में अगर 2 अंकों के मध्य में अगर कोई आता है जीरो तो उसे हम गिनते हैं। अब यहाँ से खेल असली चालू होगा, यहाँ से बच्चे अब गड़बड़ करना चालू करते हैं सार्थक अंक में। चलो अब मान लीजिए अगर आपसे कुछ ऐसे नंबर दे दिए जाए जैसे 0.007, अब इसमें आपसे पूछा जाए सार्थक अंक कितने हैं, तो देखो हमेशा आप याद रखना, हमेशा जो बाईं ओर के जीरो है, बाईं ओर के जीरो, देखो ये अपना दाया हाथ जिससे दाल खाते हैं दाया हाथ, ठीक है। तो अपन ये जो दाईं ओर के जो जीरो हैं उन्हें कभी भी हम सार्थक अंक नहीं मानते हैं। भले ही आप बोलो सर ये तो पॉइंट के बाद है तो इनका तो कुछ मान होता है, नहीं नहीं, हम इसमें सार्थक अंक एक ही बोलेंगे। हम इसमें सार्थक अंक कैसे बोलेंगे, एक ही बोलेंगे। लेकिन अगर जीरो एस से लिखा हुआ है 0.700 नंबर के बाद लिखा हुआ है तो अब इसमें आप गिनोगे 3, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, ये सिर्फ पॉइंट वाली संख्याओं के लिए है, पॉइंट जब दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली संख्याओं, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं दशमलव वाली संख्याओं के लिए। तो दशमलव वाली संख्याओं में क्या होता है, अगर जीरो इधर है तो आप इनको नहीं गिनते हैं, लेकिन जीरो नंबर के बाद हैं तो आप इनको गिनोगे। इसमें सार्थक अंक 1 है, इसमें सार्थक अंक कितने 3 है। एक नंबर और ले लेते जैसे कि 7.2300, तो इसमें आप सबको गिनोगे 3 2 5 5 इसमें सार्थक अंक है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर नंबर इधर है तो नहीं गिनोगे, अगर संख्या के बाद है तो गिनने में आएंगे। अब हम बात करते हैं बिना दशमलव वाली संख्याओं के बारे में, जो जिनमें दशमलव नहीं होते, जैसे कि मैं बात करूं 42, कोई भी नंबर 42 43 73, अब मैं बात करूं 89, इन जितने भी नंबर हैं अगर 1 2 3 4, तो ये तो सारे के सारे सार्थक अंक है, 2 2 2 इसमें 4 सार्थक अंक है। लेकिन अगर यदि इसमें जीरो आ जाए जैसे कि 7200, तो अब इसमें इस जीरो को नहीं गिनते, यहाँ इसको आप स्टार मार्क करा के लिख दो स्टार। ये 5वां पॉइंट आप गलती करोगे, इसमें आप सार्थक अंक 2 ही बोलोगे। जैसे मैं लिखूं 6200, तो इसमें भी 2 ही सार्थक अंक है। तो क्या बोला मैंने, अगर जब दशमलव रहित संख्याओं के लिए है ये, लेकिन अगर मैं यहाँ लगा दूं दशमलव तो अब ये जीरो गिने जाएंगे, अगर दशमलव हटा दूं तो ये जीरो नहीं गिने जाएंगे। ये 2 पॉइंट ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या है, अगर दशमलव लगा दूं तो ये जीरो गिने जाएंगे, दशमलव हटा दूं तो ये जीरो नहीं गिने जाएंगे, ठीक है। चलिए अपन अगले आगे बढ़ते हैं, 6वां पॉइंट, 10 की घात कितनी भी लगा दो, जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है 42.54 गुणा 10 की घात 5, तो इन 10 की घात कितनी भी लगा दो ये गिने नहीं जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये तो इसी से ही निकला हुआ है। इससे दशमलव के बाद के इन जीरो को मतलब क्या करते हैं अपन गिनते हैं, लेकिन इसमें क्या है 10 की घात आप कितनी भी लगा दो तब क्या होता है, सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 10 की घात को नहीं गिनते हैं हम लोग, ठीक है। 10 की घात को, अब इसके अंदर कितने अंक है, 4 हैं, 4 लिख दो, ठीक है। 10 की घात अगर आपको कोई नंबर लिख के दे दे 32.00 गुणा 10 की घात 5 लगा दे, तो 10 की घात को आप छोड़ दोगे, सिर्फ यही 4 इसके अंदर सार्थक अंक है, ठीक है। 4 इसके अंदर क्या है, सार्थक अंक है। आप 10 की घात को नहीं गिनते, मतलब ये तो मानते ही नहीं है,
कुल मिला के। ठीक है, यही अपने पॉइंट थे, मेन 6 पॉइंट है। 10 की घात को नहीं गिनना, अगर इसके अंदर जो दशमलव रहित संख्या है उनमें जीरो को नहीं गिनते। ठीक है, जो दशमलव वाली संख्या है उनमें जो इस साइड के जीरो होते हैं उनको नहीं गिनते, जो इस साइड के जीरो होते हैं उन्हें अपन गिनते हैं। और ये तो सिंपल है, नंबर को सभी नंबरों को गिनते हैं, इसमें बीच में आया जीरो तब भी गिनते हैं, वो तो गिनना ही पड़ेगा। ठीक है, खेल बेसिकली इन्हीं का ही है। चलो कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को देता हूं, अभी आप लोगों को करने हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए देता हूं मैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए बच्चों वाली चीज है, इसलिए मैंने जाना टाइम नहीं खपा रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, एक बार प्रैक्टिस, उसी से ही आपका खेल हो जाएगा। चलिए मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ नंबर दे रहा हूँ। हेलो, कोई दिक्कत है क्या? एक मिनट। हाँ, अगर 6, अच्छा ये अशोक शर्मा ने बोला है अगर 6.00 हो, अच्छा इसके अंदर भी 4 ही सार्थक अंक है। मैंने क्या बोला, अगर पॉइंट के ये तो गिनने हैं, ये जीरो तो गिनने हैं। ठीक है, चलो 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 चलो, चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, कुछ आप लोग देखना, कुछ प्रैक्टिस के लिए देखो। जैसे कि आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर इन प्रैक्टिस के अंदर। 20.00, दूसरा है 0.012001, तीसरा है 6.80, चौथा है 3.0800, 0.00418, छठवा है 0.007 ग्राम, सातवां है 0.2370, आठवां है 6.320। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं और भी ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। 8 का, 9, 23.223, 10वां ले लेते हैं 6320, 11वां ले लेते 23.023, 21.10⁻3, 201, 600.00, 15 है 0.00230, 16 है 0.08001। देखो ये प्रैक्टिस के लिए, इनकी प्रैक्टिस अभी अपन कर लेते हैं फटाफट। इसमें आपको कोई भी अगर डाउट आए तो मुझे मैसेज कर देना, फटाफट बोल देना, या फिर माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। ठीक है, चलो इनकी अपन प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। चलिए, तो सबसे पहले देखो इसमें सार्थक अंक, देखो पॉइंट के बाद वाले नंबर तो गिने जाते हैं, तो 4 इसके अंदर सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4। इसमें देखो ये वाले नहीं गिने जाएंगे, केवल ये गिने जाएंगे, ये वाला जीरो नहीं गिना जाएगा, इस साइड लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 सार्थक अंक है। आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें देखो पॉइंट लगा हुआ है तो ये जीरो गिना जाएगा, 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी 5 सार्थक अंक है। पॉइंट लगा हुआ है तो ये जीरो गिना जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक है। इसमें पॉइंट लगा हुआ है तो ये वाले जीरो नहीं गिने जाएंगे, केवल 3 सार्थक अंक हैं। बराबर, कुछ भी लिखा हो, ग्राम लिखा हो, किलो लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जीरो इधर लिखे हुए हैं तो नहीं गिने जाएंगे, केवल 1 सार्थक अंक है। इसके अंदर देखो पॉइंट के ये वाले जीरो तो कोई मतलब के नहीं है, इनको तो वैसे अपन ध्यान नहीं देते। अब ये वाला है, ये वाला जीरो गिना जाएगा क्योंकि पॉइंट के इस साइड लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4,
4 सार्थक अंक हो गए। इसमें भी देखो ये वाला जीरो क्या है, पॉइंट के इधर है, गिना जाएगा 1 2 3 4 सार्थक अंक हो गए। तो यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो दिख नहीं देगा ये नंबर स्क्रीन पे? एक मिनट, हाँ अब दिख गया। मोबाइल को हमेशा ऐसे यूज करना है, ऐसे देखो, ऐसे घुमा के, और जो जैसा इस पर पिन आ रहा है इस पर पिन कर देना, तो मेरी वीडियो फुल हो जाएगी, फुल स्क्रीन पर। चलो चलिए, दिख नहीं रहा है ना? यस वगैरह दिख रहा, अच्छा ठीक है। नो नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनमें इनकी देखो प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। पहले पहले एक बार आप लोग अपने माइंड में सोच लो क्या क्या हो सकता है। देखो ध्यान दो, इसमें क्या आएगा, देखो 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 5 सार्थक अंक हो गए, ठीक है। इसमें देखो इस वाले जीरो गिनेंगे तो 2 3 और 1 4, इसमें 4 सार्थक अंक हो गए। इसमें भले ही पॉइंट लेके बीचों में आए तो सारे गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक हो गए इसके अंदर। इसके अंदर कितने हो, 5 सार्थक। 10 की घात को नहीं गिनते, छोड़ो, केवल 2 सार्थक अंक है इसके अंदर। 201 लिखा हुआ है, गिनेंगे 3, 3 सार्थक अंक है। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है तो ये जीरो भी गिने जाएंगे, ये तो गिने जाएंगे, ये भी गिने जाएंगे, सारे गिने जाएंगे। तो 3 2 5, 5 सार्थक अंक हो गए, ठीक है। इसको अपन गिने, ये वाले जीरो नहीं गिने जाएंगे, केवल ये गिने जाएंगे, तो 3 सार्थक अंक हो गए इसके अंदर। पॉइंट के इधर वाले अगर कोई नंबर नहीं है तो नहीं गिनते हैं। इसके अंदर ये वाला जीरो नहीं गिनने में आएगा, लेकिन ये गिनने में आएंगे। कितने आएंगे, 4 सार्थक अंक है, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक है। इसमें कोई प्रॉब्लम? और अगर मैं कुछ और लूं, जैसे कि अगर 420 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि 10000 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसके अंदर कितने सार्थक अंक है? अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो 1 सार्थक अंक है इसके अंदर, तो इसके अंदर 2 सार्थक अंक है, ठीक है। हो सके तो आप इनको नोट कर लो, ठीक है। वैसे तो मैं एक फोटो इसका सेंड कर दूंगा आपको। तो आई होप आप लोगों को सार्थक अंक अच्छे से आ गए होंगे समझ में। और फिर भी वही है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस की जाए। आपकी बुक वगैरह में और भी क्वेश्चन होंगे, तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। चलिए, तो कल हम लोग एक नया टॉपिक चालू करेंगे उन्हीं में ही, ठीक है। दो एक दो कुछ डेफिनेशन है छोटी मोटी, 2 टॉपिक रह गए हैं बस, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आज अपन इतना ही रखते हैं आज की क्लास को। चलो, आपको आज तो मुझे ही बंद करनी पड़ेगी। चलो, बाय ऑल ऑफ यू।